स्थिति और विस्तार। तो आइए हम सब मिलकर विस्तार पूर्वक चर्चा करें स्थिति और विस्तार के बारे में। हमारा देश भारत विश्व के प्राचीन संस्कृतियों में से एक है और भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक और विविधताओं से अलंकृत भी किया है। तो सिंधु घाटी का प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई और बिहार में स्थित वैशाली का पहला गणराज्य है। मतलब बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर मतलब हिंद महासागर, यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास के बाधक सिद्ध हो रही है। अब इसकी स्थिति के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। स्थिति, तो भारत एक विशाल देश है। इसका भूभाग्य 8 डिग्री 4 और उत्तर सी 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री 7 और पूर्व से 90 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। मतलब इसके भूभाग की यदि बात करें तो 8 डिग्री 4 तथा उत्तर से 37 डिग्री 6 और उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 एवं पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तो इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 उत्तर अक्षांश से शुरू होता है और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है और इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। तो भारत की स्थिति अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार और सीमा रेखा ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी मानी गई है। तो उस बात को हम लोग जरा सा आगे समझते हैं। अब इसके आकार के बारे में बात करते हैं। तो इसका आकार क्या है? स्थिति को हमने जान लिया, अब क्या बात आएगी? वो आएगी आकार की। तो आकार की बात यदि आती है तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से 2.4%। तो भारत के क्षेत्रफल को सापेक्षिक स्थिति विश्व के अन्य देशों के साथ स्पष्ट है। वैसे विश्व में 7 बड़े देश हैं। तो भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है और इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6,100 किलोमीटर लंबी है। तो भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। अब विश्व के 7 बड़े देश की बात यदि करें तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। इसके मैप को यदि आप देखेंगे तो यह त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा है, दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण की ओर क्रमशः पतला हो गया है और सबसे अंतिम भाग जो है के छोर पर भारत की मुख्य भूमि के अंतरिक्ष से ले लिया। तो इसे इसे कुमारी अंतरिक्ष या कन्याकुमारी कहते हैं।
तो भारत के प्रायद्वीप आकार के कारण क्या सब है, इसको आप जानिए विस्तार से। तो पहला, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, ये तीनों ओर समुद्र से घिरे हैं। और इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है कि हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। तो भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोरदार पर्वत स्थित स्थित है। अब यही से जरा सा आगे निकलते हैं हम, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या है। तो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है, 30 डिग्री है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान है। तो पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाती है तो कम हो जाती है। तो भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है मात्र, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वहां 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। तो ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, अतः एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, अतः 30 डिग्री गुने 4, अब मिनट हो गया 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। तो भारत की मानक देशांतर रेखाएं 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। अगर मानक मध्यान्ह रेखा के बारे में जाने तो वो देश के बीचों बीच गुजरती है, जो 60 डिग्री 30 का गुणांक हो, ताकि 60 डिग्री 30 का देशांतरीय ध्रुव दूरी पर स्थित दोनों के बीच 30 मिनट का समयांतर होता है। तो कर्क रेखा 23.12 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची और पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्यों में है, जो 37.6 अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है। अतः विषुवत रेखा से यह काफी दूरी पर है और सूर्य की किरणें यहां अत्यंत तिरछी पड़ती है। तो परिणामतः यहां सूर्य का ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंड रहती है। और भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफी नजदीक है, अतः सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल के किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करते हैं। तो अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह जो लद्दाख की राजधानी है में यह अंतर 5 घंटे का पाया जाता है। अब यहां से हम लोग बात करें भारत और विश्व की। भारत तथा विश्व, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि भारत तथा विश्व क्या होगा। तो भारत अपनी प्रायद्वीपीय प्रकृति के कारण, आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है और पश्चिमी तट के यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया के अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। और वही हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य क्षेत्रों की नहीं। तो एक महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है।
तो भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री जल मार्ग द्वारा ही नहीं है। उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी था। और भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। तो एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियां, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म और भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली और विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंचा है। अब यहां पर है कि मसाला और मलमल के कपड़े तथा अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में निर्यात होता था। यूनान स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनारों और गुंबदों का प्रभाव देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। अब भारत के पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं। भारत और पड़ोसी देश, इस बात को भी जानना आपके लिए जरूरी है। भारत और पड़ोसी देश, तो दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन की सदस्य भी है। तो भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर के स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। तो श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। तो भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका के तट मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर है और इन रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है, जबकि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है। तो इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकटस्थ 5 देशों की सीमाएं होने से क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। तो जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है, जो अब चीन के अंतर्गत है। यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर अगर बढ़ते हैं तो नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश जो है वो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। तो सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत नजदीक है और प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे हैं। तो नेपाल में हिमालय से निकले वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में मिलती है और कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, इसका उद्गम नेपाल में है। तो दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिला। और नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से जब 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी, तो भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व रहा। तो नेपाल के पूरब में भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से जुड़ा हुआ है। अब जुड़ा रहने के कारण आज भी भूटान की सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी भारत की है। और भूटान के पूरब में भारत और चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है। तो इस सीमा रेखा के नाम को मैकमोहन कहा जाता है। मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है अब भी। तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन और म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, जो म्यांमार को भारत से अलग करती है। और दक्षिण में ये पहाड़ियां म्यांमार के अराकान योमा पर्वत से मिलती है और आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट हो जाती है। तो उत्तर एवं पूरब के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमालाएं अत्यंत ही जटिल तथा उबड़ खाबड़ है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर और पूर्व के क्षेत्र में आवागमन और परिवहन अत्यंत ही कठिन रहा है।
और इन क्षेत्रों में स्थिति पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा। अब यातायात के आधुनिक साधनों को विकसित होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बतन महामार्ग विकसित हुआ है और यह सड़क सिपकी दर्रे से होकर गुजरती है। और दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है जो जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरता है। तो तीसरा प्रमुख मार्ग सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है और वायु मार्ग के विकसित होने पर अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अगम्य नहीं रह। तो पश्चिम बंगाल के पूरब में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश है और इसी तरह पश्चिम से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद जब बात करें हम लोग उसके आगे की, तो उसके आगे की बात करने से पहले एक बात को हम और समझते हैं कि इसका भौतिक स्वरूप और संरचना और उच्चावच। अब इसके भौतिक स्वरूप को समझिए। भौतिक स्वरूप, इसको विस्तार से जानिए कि भौतिक स्वरूप क्या होगा, संरचना या उच्चावच, फिजिकल फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। तो हमारे देश का आकार विशाल है जिसके कारण इसके भौतिक रूप से विविधता पाई जाती है। कहीं ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत है तो दूसरी ओर पठारी भाग दूर दूर तक चौरस दिखलाई देने वाली विशाल मैदाने हैं। यहां सभी प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास हुआ है। यह सभी स्थलाकृतियां सभी जगह एक समान नहीं है, लेकिन विशाल पर्वतीय भाग कहीं बर्फ से ढका हुआ है तो कहीं पर घने वन उगे हुए। तो नदियां पठारी भाग को काट छाट कर उबड़ खाबड़ बना दिया है और विशाल मैदान के समतल स्वरूप को नदियां की खड़ी कगार ने प्रभावित किया है। तो भारत का वर्तमान भौतिक रूपरेखा तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं और इस लंबी अवधि में भूमार्गीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियां जैसे अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण की भी अहम भूमिका रही है। तो भूगर्भ शास्त्रियों ने भारत के भौतिक स्वरूप को के निर्माण को बताने की जो कोशिश की है, इस संदर्भ में कई सिद्धांत प्रचलित हुए, किंतु वर्तमान में अधिकतर भूगर्भ शास्त्रियों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर सहमति दी। अब इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भूपर्पटी कई प्लेटों में विभाजित है। तो भारत का प्रायद्वीप पठार इसी का हिस्सा है। अब प्रायद्वीपीय पठार भूपर्पटी के सबसे पुराने भागों में से एक है और यह वो है खंड है जो पृथ्वी के प्रथम ठोस हुए धरातल का प्रतिनिधित्व करता है। यह भूखंड कभी समुद्र में नहीं डूबा, अर्थात यह भारत का सबसे प्राचीन, कठोर और मूल भूखंड है। तो प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर और ऊपर के सेलों में दबाव और तनाव उत्पन्न होता है। इस कारण मोर यानी कि वलन जिसको कहते हैं, भ्रंशीकरण और ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो कुछ प्लेटों एक दूसरे के करीब जो रहते हैं आती है तो विनाशी प्लेट सीमांत का निर्माण करती है। अब विलासी प्लेट सीमांत का निर्माण करती है, ये क्या चीज हो गई? तो कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो निर्माणक प्लेट सीमांत का निर्माण करती है, परंतु जब 2 प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाती है तो उसे संरक्षित प्लेट सीमांत कहते हैं। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तब या तो वो टकरा कर टूट जाती है या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। और इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति आकार में परिवर्तन आया है। तो भारत की वर्तमान स्थलाकृति का आधारभूत विकास भी इस प्रकार की गतियों से ही हुआ है। तो भारत 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था, जो गोंडवाना लैंड का भाग था और इन गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल थे और संवहनीय धाराओं ने भूपर्पटी के अनेक टुकड़ों को विभाजित कर दिया। भारत, ऑस्ट्रेलिया
भूमि से अलग होकर अर्थात दक्षिण का पठार उत्तर की दिशा की ओर प्रवाह के कारण अपने से अधिक बड़े प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया और इस प्रकार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोसिन कल्प की इन टकराव दोनों प्लेटों के बीच 33 भूसन्नति के अवसादी चट्टानों के वलन पैदा हुए और पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला का विकास हो गया और जिसके निर्माण कार्य आज भी जारी है। तो हिमालय के ऊपर उठने तथा उसके दक्षिण में टेथिस के शेष भागों के नीचे मुड़ने तथा उनमें अवसादों के निक्षेप के कारण एक बहुत बड़ी द्रोणी यानी कि बेसिन का निर्माण हो गया और इसके बाद उत्तरी पर्वतों तथा दक्षिण के पठारों से बहने वाली नदियों के अवसाद के द्रोणी में निक्षेप होने से एक बड़े समतल भूभाग का विकास हो गया। तो जो भारत का विशाल मैदान कहलाता है, अब उसमें आता है कुनलुन प्रदेश, तिब्बत का पठार, हिमालय पर्वत, टेथिस सागर। तो मोरदार पर्वत का निर्माण, मोरदार पर्वत, इस बातों पर विस्तार से बात करें। मोरदार पर्वत ये क्या चीज हो गई? मोरदार पर्वत तो सागरों की चकराती लहरों, पठारों से निकलने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप से समुद्री तटीय मैदान का विकास हुआ है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह निजमित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण प्रणाली निक्षेप द्वारा हुआ है। तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% पर्वतीय भाग, 28% पठारी क्षेत्र और 18% पहाड़ी और 43% भूभाग मैदानी है। अब पहाड़ों और पठारी भागों की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच है। अब इसके विपरीत मैदान एवं तटीय क्षेत्र में औसत ऊंचाई 160 मीटर से कम पाई जाती है। तो उत्तर के पर्वतीय भाग की ऊंचाई 1200 मीटर से 6000 मीटर तक है और इस भूभाग के कुछ शिखर ऐसे हैं जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है। तो अधिकतर चोटियां बर्फ से ही ढकी रहती है। यहां दबाव के कारण परिवलन और क्षेप भ्रंश मिलते हैं। तो झीलों के निक्षेपित होने से बृहद हिमालय के कई घाटियों का निर्माण हो गया है और कश्मीर में डल तथा वुलर झीलें अवशेष के रूप में इसके प्रमाण है। तो उत्तर के उच्च भूमि के मध्य में हिमाचल 1000 मीटर से अधिक गहरी गार्ज पाई जाती है, जिससे कई नदियां प्रवाहित होती है और इस भूभाग के दक्षिण शिवालिक में कई महत्वपूर्ण घाटियों का विकास हुआ है। तो हिमालय पर्वत पामीर घाट से निकलकर पूरब की ओर जाती है और यह दक्षिण की ओर चाप बनाते हुए उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के उपरांत यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जहां ये पटकोई, जिसको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, लोसाई, मिजोरम की पहाड़ियों के नाम से विख्यात है। तो इसे पूर्वांचल की पहाड़ियां भी कही जाती है। तो हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानियां मिलती है। इनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाको तथा बतूरा प्रमुख है। यहाँ कई प्रसिद्ध दर्रे भी हैं। इनमें जम्मू कश्मीर से जोजिला और बुर्जिल, हिमाचल प्रदेश के बड़ा लालसा, सिप किला, उत्तरांचल के थागला तथा सिक्किम में नाथुला और जालेपला दर्रे प्रमुख है। तो उत्तरी पर्वतीय भाग के दक्षिण विशाल समतल भूभाग है जो गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों की तलछटों के निक्षेप से बना है। तो इसकी औसत गहराई 460 मीटर है और इस समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज इस अपशिष्ट पर्वत की पश्चिम में तथा गंगा और इसकी सहायक नदियां यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन आदि पूरब में बहती है। तो अरावली पर्वत इस प्रकार जल विभाजन का काम करती है। भारत का दक्षिणी भाग पठारी क्षेत्र है
इसके उत्तर पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर तक है और नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। तो सतपुड़ा के दक्षिण तापी नदी की घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों नदियों ने संकीर्ण कछाड़ी में मैदान निर्माण किया है और ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है और इन पठारी क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत है और इसके पश्चिम और पूर्व में कई पहाड़ियां। तो पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत सह्याद्री के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ तीन प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट के नाम से जाना गया है। तो पूरब के पूर्वी घाट की पहाड़ियां अत्यंत कटी छटी है। तो पहाड़ियों को काट कर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी बहती है और उपजाऊ मैदान का निर्माण की है। तो पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों में उड़ीसा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का अन्नापलाई और पालकोंडा और बेलीकुंडा तथा तमिलनाडु का अन्नामलई, पचामलई, ये सब जो है शिवरायपल्ली और वेलगिरी उल्लेखनीय है। तो दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे में तटीय मैदानों का विकास हुआ है और पश्चिम का यह मैदान संकीर्ण एवं कटा छटा है, जबकि पूरब में चौड़ा तथा समतल है और कच्छ के रंग का समुद्री मैदान जो है समुद्री निक्षेप में उज्जमन, मतलब उप्लीफिटमेंट से बना है, उज्जमन। तो उत्तर के विशाल मैदान के उत्तर पश्चिम में शुष्क प्रदेश है जो राजस्थान की मरुभूमि कहलाती है और यह थार मरुस्थल का एक भाग है। यहाँ रेतों के अनेक टीले मिलते हैं जो वायु की दिशा में लंबवत फैलते हैं और दक्षिणी भाग में जहां बहुत तेज हवाएं चलती है वहां वायु के टीलों का ढाल और हवाओं की दिशाओं की ओर लंबी और सरल और लहरदार बन जाती है। लेकिन इसकी दूसरी ओर ढाल अधिक खड़ा हो जाता है जिसकी ऊंचाई 120 से 150 मीटर तक हो जाती है। तो अब इसी क्रम में इसके भौतिक भूभाग को जाने। अब इसकी बात आती है भौतिक भूभाग, ये क्या होता है, जरा इसको विस्तार से समझिए। भौतिक भूभाग तो इसका अंग्रेजी में इसको फिजिकल डिवीजन कहते हैं। तो सामान्य तौर पर भारत को निम्नलिखित 6 भौतिक विभाग से हम जान पाएंगे। हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार तटीय मैदान और भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह। तो हिमालय पर्वत श्रेणी भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हिमालय पर्वत श्रेणी भूगर्भीय रूप से नदी एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित, मतलब मोड़दार पर्वत श्रृंखला है और यह पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व की दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में अधिवृत्त यानी कि चौक के रूप में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में मात्र 160 किलोमीटर है। तो पश्चिमी भूभाग की अपेक्षा पूर्वी भूभाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई गई है और इसकी 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं और यह सबसे अधिक सतुत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई 6100 मीटर के करीब है और इस श्रृंखला की विशेषता यह है इसमें सर्वाधिक ऊंची शिखर और हिमालय के सभी प्रमुख शिखर इसी में है। तो इसके प्रमुख शिखर की बात कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट, नेपाल, ऊंचाई 8848। उसकी बाद कंचनजंगा, भारत 8598, मकालू, नेपाल 8481 और उसके बाद एक बहुत बड़ी आती है। तो माउंट एवरेस्ट के
माउंट गार्डविन ऑस्टिन भारत में है और 8,611 मीटर। अब धौलागिरी पर्वत नेपाल में है जो 8,172, नंगा पर्वत भारत में है 8,124, अन्नपूर्णा भारत में है 7,817 और कामेट भारत में है 7,756, नामचा बरुआ भारत में है 7,756, जबकि गरुला मंदाता नेपाल में है 7,728 ऊंची मीटर ऊंची शिखर है। तो महान हिमालय का ऊपरी भाग हमेशा बर्फ बर्फ से ढका रहता है और इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। और जम्मू कश्मीर के उत्तर में कुछ अन्य पर्वत श्रेणियां भी फैली हुई हैं, जिनमें जंस्कार पर्वत श्रेणी महान हिमालय की एक श्रेणी है। तो जंस्कार की उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी है और हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। तो इसका इसका शिखर भारत का सबसे ऊंचा और संसार का सबसे ऊंचा शिखर, दूसरा ऊंचा शिखर 8,611 मीटर, इसी गार्डविन ऑस्टिन और गौरी नंद पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो महान हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय कहते हैं और यह हिमालय की सबसे ऊंची, अधिक छोटी मोटी श्रृंखला है तथा इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 1,800 मीटर से भी अधिक है। और यदि आगे हम इस बात को समझें तो एक बात को जरा सा विस्तार से पहले हमें समझना होगा। वो बात ये है, इस प्रकार की है कि औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर, यहां तक कि कुछ चोटियां 5,000 मीटर से भी अधिक ऊंची है। यहां नदियां 1,000 मीटर तक गहरे गार्ड से होकर गुजरती है और शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 3-4 महीने बर्फ गिरती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहां मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक रहता है। तो कश्मीर का पीर पंजाल श्रेणी इस भाग में स्थित है और यहाँ के पर्यटन स्थलों में कश्मीर की घाटी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि है। तो यहाँ की सभी पर्वत श्रेणियां घने सदाबहार वनों से ढके रहते हैं और इस क्षेत्र में कुछ घास के मैदान भी है, जिसमें कश्मीर के मर्ग जैसे गुलमर्ग, खिलनमर्ग और सोनमर्ग आते हैं। तो हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रृंखला को बाहरी हिमालय, उप हिमालय अथवा शिवालिक कहते हैं और यह हिमालय सबसे नीची श्रृंखला है। यह पश्चिम पोतवार के पठार क्षेत्र से प्रारंभ होकर पूरब की ओर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। इसकी औसतन ऊंचाई 900 से 1,500 मीटर के मध्य है और 1,200 किलोमीटर तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। यह हिमालय का सबसे नवीन पर्वतीय भाग है। इसमें कुछ विस्तृत घाटियां भी पाई जाती है, जिन्हें दुनिया द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, बुटवा, कांगड़ा घाटी, अलीपुर द्वार इत्यादि। तो बिहार में पश्चिमी चंपारण का उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भाग इसी श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो बिहार के लगभग 856 किलोमीटर क्षेत्र का यह विस्तार है और यह सोमेश्वर की पहाड़ियां कहलाती है। तो विभाजन के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब तक के स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जाता है और इसी वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमा के आधार पर किया जाता है। तो सतलज एवं सिंधु के बीच हिमालय के जो भाग है वो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। कश्मीर हिमालय भी इसी के अंतर्गत आते हैं। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमाचल हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता होकर दहान, ब्रह्मपुत्र नदियां असम होकर सीमांकन करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है और दिहांग महाखंड गौर्ज की बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों में है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों के अवसादी शैल से बनी है और ये घने जंगल से ढकी है और अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली है।
तो पूर्वांचल में पटकोई, नागा, लुसाई, मणिपुर की पहाड़ियां शामिल है और हिमालय की दक्षिणी ढाल बहुत तीव्र है, जबकि उत्तरी ढलान अपेक्षाकृत मंद है। तो उत्तरी ढलान या दक्षिणी ढलान की अपेक्षाएं हिमालयों का विस्तार अधिक है। उत्तर का विशाल मैदान के बारे में हम लोग अब जाने, तो हिमालय पर्वत के दक्षिण और दक्षिणी पठार के उत्तर तीन प्रमुख नदी प्रणालियां जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों से बना यह विशाल मैदान सिंधु, गंगा, पुत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। और यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ और धनी जनसंख्या वाला मैदान है। लाखों वर्षों में हिमाचल में गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन मतलब द्रोणी में जलोढ़ के निक्षेप से इस भाग का निर्माण हुआ और यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला है। तो पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और 150 से 500 किलोमीटर चौड़ी है। और ये मैदान सामान्यतः समुद्र तल से 240 मीटर से अधिक ऊंची नहीं हो सकती, है भी नहीं। तो पश्चिमी मैदान की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण की ओर है। तो इसी विशाल मैदान को मोटे तौर पर 4 भाग है। सिंधु इसकी सहायक नदियों के द्वारा बना है। पश्चिमी मैदान पंजाब का मैदान कहलाता है। इसका बहुत सारा भाग पाकिस्तान में स्थित है और भारत में पंजाब, हरियाणा का पश्चिम भाग इसमें सम्मिलित है। तो इस क्षेत्र में हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाली और इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है, जबकि रावी, ब्यास की दोआब का ऊपरी भाग ऊपरी बाड़ी दोआब कहते हैं उसको, तथा ब्यास और सतलुज के बीच के दोआब को उसको मतलब ये कहते हैं कि विश्व दोआब कहा जाता है। तो इस मैदान की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है और ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। तो विशाल मैदान का दूसरा उपभाग राजस्थान का मैदान है और इसका विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम में है और यह मुख्यतः अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है। बालू का स्तूप यहाँ का प्रमुख कला स्थलाकृति है और पूर्वी भाग में यहाँ कई और सारी पहाड़ियां हैं जिन्हें टोर कहते हैं। लूनी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है जो वर्षा के दिनों में कच्छ से रन तक जाती है और इस प्रदेश में सांबर, देगना, दिदवाना तथा कुचापन जैसी प्रसिद्ध खारे पानी का झील भी है। तो यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक फैले मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं और यह विशाल मैदान का तीसरा भाग है। यह घग्गर से तीस्ता नदी के तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान की ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है और उत्तर भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग पश्चिम बंगाल तक फैला है। तो इस विस्तृत मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत दिल्ली से इलाहाबाद तक का क्षेत्र। मध्यवर्ती गंगा का मैदान इलाहाबाद से फरक्का तक आता है और निचली गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत गंगा का डेल्टा प्रदेश आता है जो पश्चिम बंगाल राज्य में फैला हुआ है। तो उत्तरी पश्चिमी भाग में शिवालिक पहाड़ी और दक्षिण में छिटपुट पहाड़ियों को छोड़कर बिहार राज्य का अधिकतर भाग गंगा और सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह गंगा का मैदान 2 भागों में बटा है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो अब इसके बाद यदि हम बात करें तो उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, तो उत्तरी गंगा का मैदान की प्रमुख नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा है, जबकि कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो यहाँ की नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है जिसके कारण यहाँ क्षारण झील, दलदल और चौर भूमि आदि का विस्तार होता रहता है।
और दक्षिणी गंगा के मैदान में प्रमुख नदियां सोन, पुनपुन, फल्गु तथा चांदन है। ये नदियां ग्रीष्म काल में सूख जाती है या जल की पतली धारा के रूप में प्रवाहित होती रहती है। और निम्न क्षेत्र को यहाँ जल्ला टाल कहा जाता है, जो नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र माना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान या पूर्वी मैदान असम राज्य के सदिया के उत्तर प्रदेश से होकर धुबरी स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। और इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी और ऊंचे पहाड़ी भूभाग है। तो इस भाग का ढाल क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर होती जा रही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है और इस नदी के बीच स्थित माहुली द्वीप विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया। नदियों द्वारा पर्वत के नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 6 से 18 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में छोटे बड़े पत्थर के टुकड़े जमा कर दिए गए हैं। इस निक्षेप को भाबर कहा जाता है। तो भाबर प्रदेश की छोटी छोटी नदियां विलुप्त हो रही है, किंतु जब इस पट्टी के दक्षिण में नदियां या सरिताएं पुनः प्रकट होती है तो नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जो तराई कहलाता है। तो यहाँ पर ऊंची घास और घने जंगल फैले हुए, जो वन्य प्राणियों से भरा हुआ। तो गंगा के मैदान में जहां नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन चुके हैं और बनते रहते हैं, तो वहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, जिसे बांगर कहते हैं। तो इस क्षेत्र में की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। नए कछाड़ी भाग जो निचले मैदान है, जहां बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है, वो खादर कहलाता है। और प्रत्येक वर्ष पुनर्नवीकरण होते रहता है, इसलिए यह उपजाऊ होते हैं और गहन कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं। तो दक्षिण का पठार या प्रायद्वीप पठार आकृति के दृष्टि से त्रिभुजाकार है तथा प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। यह उत्तर की ओर चौड़ा तथा दक्षिण में संकीर्ण है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 9 मीटर है। इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल, सतपुरा की पहाड़ियां हैं और पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत तथा पूर्व में पूर्वी घाट पहाड़ियां हैं। और इस पठारी भाग में अनेक चौड़ी घाटियां एवं गुंबदाकार पहाड़ियां हैं। इस पठारी भाग के 2 भाग हैं। तो पहली भाग क्या कहलाती है, इसको जरा आप जानिए, मध्य उच्च भूमि, और दूसरा आता है दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग मालवा का पठार कहलाता है। और यह पठारी भाग पूरब में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। और इसके पश्चिम में राजस्थान की मरुस्थलीय क्षेत्र है और यहाँ बहने वाली नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन है। इसकी ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर है और यह भाग पश्चिम में चौड़ा, पूरब में संकीर्ण है। तो इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बघेलखंड के नाम से जानता है। इसके सुदूर पूर्व के विस्तार को मुख्यतः दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियों द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार माना जाता है। तो विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समानांतर सतपुरा पर्वत के तथा पूरब में अमरकटक और छोटा नागपुर का पठार है। और सतपुरा की 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ चोटी पंचमढ़ी की पहाड़ी पर है। और इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार भी एक सुस्पष्ट पठारी इकाई है। इसका विस्तार बिहार राज्य के गया जिला के दक्षिणी सीमा तक है, जबकि इस पठारी भाग में बहने वाली नदियां दामोदर, सोन, स्वर्ण रेखा है। इसका पश्चिमी पर्वतीय भाग 1100 मीटर ऊंचा है, जो पात क्षेत्र कहलाता है। और छोटा नागपुर झारखंड का सबसे ऊंचाई पठारी क्षेत्र है। तो रांची का पठार इसके पूर्व में है और इसकी ऊंचाई औसत 600 मीटर है। और तीसरा पठार निचले हजारीबाग का पठार है। इसकी ऊंचाई औसत 300 मीटर है। यहाँ पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर ऊंची है। तो सतपुरा पर्वत में दक्षिण में तापी की घाटी है
और नर्मदा और तापी दोनों नदियां भ्रश घाटियों से होकर गुजरती है और अरावली की पहाड़ियां पश्चिम दिशा से गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व के दिल्ली तक फैली हुई। अब दिल्ली के निकट इस दिल्ली को पहाड़ी ही कहते हैं। तो अरावली की औसत ऊंचाई 300 से 920 मीटर तक है, किंतु उत्तर पश्चिम में आबू के निकट इसकी सबसे ऊंची माउंट आबू को गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है। अब दक्कन का पठार क्या चीज है, इसको जानिए। दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। यह लावा द्वारा निर्मित है, लगभग 5 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। यहाँ लावा को अधिकतम अनुमानित गहराई 2134 मीटर है, और किंतु पूर्व और उत्तर की ओर इसकी गहराई अपेक्षाकृत कम है। तो पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में तापी नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण कन्याकुमारी अंतर्द्वीप तक, मतलब अंतरीप तक कहिए उसको, 1600 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। इसे सह्याद्री की पहाड़ियां भी कहते हैं। तो दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट में मिल जाता है, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा 2670 मीटर ऊंची है। लेकिन दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुंडी 2695 मीटर है, तो अन्नामलई की पहाड़ी पर स्थित है, और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्वी दिशा में 18 किलोमीटर की लंबाई में पूर्वी घाट तक फैले है, और वह पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है। यहां तक कटा छटा हुआ है कि पहाड़ियों के रूप में है, और उड़ीसा में महेंद्रगिरी और आंध्र प्रदेश में नलामलई और पालकुंडा तथा तमिलनाडु में अन्नामलई, पच्चामलई, शिवराय, पल्ली तथा वेलिगिरी पूर्वी घाटी की प्रमुख पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का पृथक है। ये नदियां उपजाऊ जमीन तथा डेल्टा का निर्माण करती है। अब बात करें हम लोग तटीय मैदान की, तो दक्षिण के पठार के दोनों किनारों पर तटीय मैदान का विस्तार है, और इस मैदान का निर्माण समुद्री क्रियाओं द्वारा या नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है। तो इस मैदान के दो बड़े भूभाग है, ये है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर के खंबात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, कोमोरिन के अंतरिक्ष तक फैला है, और इसकी औसत ऊंचाई 10.7 किलोमीटर के मध्य है। इस मैदानी भाग में बहने वाली नदियां अत्यधिक तीव्र गति से बहती है, तो नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो पाता, और दक्षिणी भाग में कई लैगून पाए जाते हैं। न्यू मंगलूर तथा कोची के बंदरगाह ऐसे ही लैगून पर स्थित है। तो यहाँ पर कुछ अपशिष्ट मैदान का निर्माण भी हुआ है, जिसे सौराष्ट्र और कच्छ का तटीय मैदान मुख्य है जिसमें। तो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिण भाग को मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। तो नदियों की तीव्र गति होने के कारण प्राय सभी नदियां अपने द्वारा मुहाने पर ज्वारनदमुख, मतलब एस्चुरी का विकास हुआ है, ज्वार नदमुख जिसको कहते हैं आप। तो नदियों के तीव्र गति के कारण यह मैदान काफी कटा छटा है, कट छट गया है। तो पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ी है, और चौड़ाई 160 से 350 किलोमीटर तक लगभग है। यह भाग उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है, और इस मैदान का निचला भाग डेल्टा है, और ऊपरी भाग अधिकांश नदियों के निक्षेप से बना है। तो इसके निचले भाग में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों ने पठार के निचले भाग को से अवसाद लाकर निक्षेपित किया है। तो इस मैदान के तट के निकट फैले रेत के टीलों से घिरा हुआ छिछला लैगून निर्मित है, जिसे झील की संज्ञा दी गई। तो इस तटीय मैदान के उत्तरी भाग को गोलकुंडा तट और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं।
अब इसी क्रम में हम लोग भारतीय मरुस्थल की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में पश्चिम में एक बहुत बड़ा प्रदेश है जिसे भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल कहा जाता है। यह 644 किलोमीटर लंबा, 160 किलोमीटर चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,04,000 वर्ग किलोमीटर है। यह प्राय शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो बरसात के मौसम में कुछ नदियां नजर आती है जो कि समय के बाद लगभग बालू में विलीन हो जाती है। तो यहाँ बालू के टिब्बे और बरखान का विस्तार बहुत अधिक है और यहाँ की एकमात्र बड़ी नदी लूनी है। यह भारत में अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। तो इस नदी का अंत कच्छ के रण में हो जाता है। और अब द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। भारत का समुद्र सीमा से 1256 द्वीप है और यह मुख्यतः दो समूहों में है। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 772 द्वीप है जिसके 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है और अरब सागर में 47 द्वीप है। इसके अतिरिक्त गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में अनेक द्वीप स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच भी कई छोटे छोटे द्वीप हैं। इसी प्रकार से गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक के तट पर भी अनेक द्वीप स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी के बड़े द्वीप समुद्र को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है और इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनलों में भागों में बांटती है। ये द्वीप जलमग्न पर्वतों की ऊपरी भाग है। मतलब भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश है, दिसंबर 2004 में आई सुनामी में पूर्णतः डूब गया था, किंतु फिर भी यह अपनी पूर्व स्थिति में अब प्रकट हो चुका है। तो अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है जो 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में बांटा गया है। तो भारत के प्राकृतिक विभाग का यदि अध्ययन करते हैं हम और आप करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि विषमताओं के साथ साथ एक दूसरे के पूरक भी है और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं। तो उत्तर का पर्वतीय भाग जल और वनों का स्रोत है। तो विशाल मैदान अन्न का भंडार है और वर्तमान में एक भूगर्भीय सर्वेक्षण से पता चला है कि बिहार के गंगा बेसिन द्रोणी में खनिज तेल का भंडार भी है। अब इसके अतिरिक्त विशाल मैदान प्राचीन सभ्यताओं के विकास के आधार पर रहा है। तो दक्षिणी पठारी भाग खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है जो हमारे औद्योगिक विकास में भरपूर सहायक है। और ये जो है सो तटीय मैदान चावल की कृषि, मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर अनेक पत्तनों का भी विकास हुआ है। इस प्रकार की भौतिक विविधताएं भारत को प्राकृतिक संपदा का आधार बना